हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के मॉडल पेपर सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को सॉल्व कर लिया था, साथ ही साथ साइंस का पूरे 500 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उस पूरे 500 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के सभी मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग जाकर के उस साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। हिंदी का नहीं बनाए क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं हिंदी का भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हिंदी का भी वीडियो हम बना देंगे। तो देखिए, आप लोग आज सेट 2 कर रहे हैं, कुछ देर बाद आपको आज सेट पूरे पांच सेट का सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अपने आप सारा आपका प्रश्न याद हो जाएगा। बीच में याद करने का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो जो भी याद होगा सब भूल जाएगा, ठीक ना। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा बार में आप याद करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो किसका शासन था? लुईस 16वां का शासन था। देखिए, ए एक्स का 10 हो जाता है, भी का 5 हो जाता है और आई का 1 हो जाता है। तो लुई 16वां का शासन था। देखिए, उसके बाद है द स्पिरिटी ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ख। कौन है? माउंटे अस्क्यो। कौन थे? माउंटे अस्क्यो थे। उसके बाद है, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह कथन किसका था? जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका था? मेटरनिक का। किसका था? मेटरनिक का कथन था। देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? अगर मॉडल पेपर सेट 1 को आप लोगों ने सॉल्व किया हो तो आप उसमें क्या था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? और इसमें है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्लियर है? उसके बाद है फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू कौन था? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन? ए का। कौन थे? फ्रांसीसी चित्रकार थे। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है बच्चों, गांधी जी बापू दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और उसके बाद कब आए थे उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक ना, कब आए थे। नहीं तो अगला वीडियो में हम उसको बता देंगे, आप लोग बताइएगा। देखिए देखिए, इसलिए सर्च करने के लिए कहते हैं ताकि उससे आपको बहुत उससे जितना भी रिलेटेड पॉइंट रहता है वो आपको सीखने को मिलेगा। मेरा मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे सर नहीं जानते, आप कमेंट बॉक्स में लिखना बोल देते हैं, ऐसा बात नहीं है बच्चों। आप अगर आप सर्च करिएगा तो आपको उसे पढ़िएगा तो और उससे ज्यादा रिलेटेड पॉइंट आपको जानने को मिलेगा। देखिए, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। देखिए, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना क्यों हुई थी? देखिए, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था तो ये हिंसात्मक रूप ले लिया था, जिसके कारण इसको असहयोग चोरी चोरा घटना के कारण इसमें क्या हुआ था? पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, समझा ना। उत्तर प्रदेश का एक जगह है चोरी चोरा, वहां पे पुलिस वालों की पूरे थाना को जला दिया गया था और कई लगभग 10 से 12 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो महात्मा गांधी ने इसी कारणवश असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है रॉयलेट एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ रॉयलेट एक्ट? आपको बताना है कब पारित हुआ था। 8 का ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर का 1919 में पारित हुआ था। और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में उतना बड़ा भीड़ जो था खड़ा हुआ था, तो उस भीड़ में गोली चला दी गई थी। इसका विरोध कर रहे थे। जालियांवाला बाग में हत्याकांड में जो लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें लोग विरोध कर रहे थे यही रूलेट एक्ट को। इसके तहत क्या हुआ था? किसी भी व्यक्ति को अभी जो 24 घंटा जो है ना, किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितने बिना 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 कोर्ट में पेश किए हुए 24 घंटे तक आपको उसके थाना में रखा जा सकता है, लेकिन उस समय आपको बिना कारण बताए 6 महीने तक जेल में डाला जा सकता था। तो इसको काला कानून भी कहा गया था। इसी का विरोध किया जा रहा था जलियांवाला बाग में। वहां पे लोगों की उसके बाद भीड़ में गोली चला दिया था। किसने? जनरल डायर ने। तो कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक की से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। और इसके लेखक कौन है? वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक ना। इसको याद रख लेना है आपको। बापू किन्हें कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न, महात्मा गांधी को कहा जाता है। उसके बाद है समाप्यता, यानी क्या भूगोल का प्रश्न आपका आ रहा है, भूगोल का। देखिएगा, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन संसाधन होते हैं? नवीकरणीय संसाधन और या नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ये इज राइट। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसका फिर से
रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसका फिर से यूज एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। देखिए सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है? पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए नदी के बहाव के कारण जो मृदा बहा के लाया जाता है नदी और जो जम जाता है, जैसे मान के चलिए एक नदी है और यहाँ से बहा के लाया और देखिएगा डेल्टा टाइप का बन जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन का डेल्टा। तो बीच बीच में देख सकते हैं नदी इस तरह से बन जाता है, इधर से फिर पानी पा रहा जो जम जाता है वहां पे पूरा टिल्हा टाइप का हो जाता है, हम लोग खोटा भाषा में टिल्हा बोलते हैं, हो जाता है, उसी को डेल्टा कहा जाता है। उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, समझे ना। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। देखिएगा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसमें से एक पॉइंट आपको और याद कर लेना है। इसमें से जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन? भांगर और खादर। कौन कौन? भांगर और खादर, समझा ना। भांगर मतलब क्या होगा? जो न्यू जलोढ़ मृदा होती है उसको भांगर का सॉरी, जो न्यू पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है? भांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांगर। और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद है 14 नंबर का प्रश्न है बच्चों, किस मृदा के को रेंगर या सतह जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? काली मृदा को। काली मृदा सबसे के लिए किस फसल का ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है? तो वह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? देखिए संयुक्त वन परिवर्तन में यह क्लियर हो जा रहा है कि समुदायों की सीधी भागीदारी करता है। संयुक्त मतलब सभी लोग मिल करके, ठीक ना। वन प्रबंधन में चिपको आंदोलन में देखिए सीधे भागीदारी करता है। चिपको आंदोलन में क्या करते थे? पेड़ में चिपक करके पेड़ को काटने से बचाया जाता था। उसके बाद बीज बचाओ आंदोलन भी, यह भी सीधी भागीदारी है। देखिए वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, ये आपका सीधी भागीदारी नहीं करता है, समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, ये सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है? वन्य जीव के लिए, पशु विहार के लिए परिसीमन मतलब एक एरिया को संरक्षित किया जाता है। क्लियर है? रक्षित वन, अरक्षित वन, और ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में जैव विविधता की समृद्धि देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का, कितनी? 8%। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, अगर आप करिएगा तो बहुत ही आसान। एक बार अपने से आप सॉल्व करके देखिए, उसके बाद वीडियो में आइएगा, ठीक ना। बहुत ही आसान, कितना आप सॉल्व कर पाते हैं उसके बाद तो हमारा वीडियो तो है ही है, आपके फायदा के लिए बता रहा हूँ। देखिए भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम आया था। उसके बाद है भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब दामोदर घाटी परियोजना आया था। दामोदर घाटी परियोजना कब आया था? 1948 में आया था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। राइट है आप लोग। उसके बाद देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो हमारा झारखंड में ही भैया, झारखंड में ही दामोदर घाटी परियोजना है। इसके तहत कितने बांधों का निर्माण कराया गया था? 8 बांधों का निर्माण कराया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि देखिए जो हमारे झारखंड से मानसूनी वर्षा होती थी ना, वो दामोदर नदी से होते हुए पूरे बंगाल को बहा दिया जाता था। पूरे बंगाल में बाढ़ आ जाती थी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये आपका एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बता दिए। देखिए सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। देखिए स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, वो विश्व की सबसे बड़ी स्टेचू है, वो कहाँ पे है? गुजरात में। वो सरदार सरोवर बांध के किनारे ही स्थित है। क्लियर है आप लोग? 21 नंबर का प्रश्न है बच्चों, औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? किसी देश की कुल आय को उसके देश की कुल जनसंख्या से भागा दे दी जाती है। तो क्या निकलती है? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं उसी को, वही निकल जाता है, ठीक ना। उसके बाद है विभिन्न देशों में के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो किस मापदंड का विश्व बैंक, देखिए सबका अलग अलग
दंड होता है। लेकिन विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। उसके बाद है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। तो क्या है नवीकरणीय? मतलब फिर से उसको हम लोग बना सकते हैं। तो नवीकरणीय क्या है? भूमिगत जल है, कोयला है। अनवीकरणीय संसाधन है जिसका एक बार यूज कर लेंगे तो बार बार यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जराठी कोयला का 2 बार यूज कर लें तो ये अलग बात है भाई। पेट्रोल का एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक ना। वो उसको बोलेगा कि जराठी समझते हो ना, जराठी कोयला। हाँ। उसके बाद है लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? क्या होते हैं? समान होते हैं, भिन्न एवं परस्पर विरोधी होते हैं और या परिवर्तित होते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, भिन्न और परस्पर विरोधी होते हैं। सभी का अलग अलग होता है भाई, सभी का अलग अलग होता है विकास का लक्ष्य, ठीक ना। उसके बाद देखिए बहुत ही लंबा प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। लंबा आपको लगेगा, एक बार पढ़ लेना इस प्रश्न को, ठीक ना। रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं के एक आटा को मिल को मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया और मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये किलोग्राम से दर से बेच दिया। तो बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और बाजार में उपभोक्ता को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट में बेच दिया। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु का मूल्य को लिया जाएगा? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जीडीपी में किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा। तो जीडीपी क्या होता है बच्चों? एक साल में किसी देश के सीमाओं के अंदर उत्पादित की गई वस्तुओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो अंतिम वस्तु यहाँ पे क्या बन रहा है? बिस्कुट बन रहा है। तो इसी को जीडीपी में लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है आपका। उसके बाद है विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो द्वितीय क्षेत्र की भाग है। देखिएगा, मान के चलिए कोई भी गन्ना किसान, एग्जांपल देते हैं, गन्ना किसान क्या करता है? वो गन्ना को उत्पादन करता है। तो ये कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्रथम क्षेत्र में। कोई भी चीज का उत्पादन अगर किया जा रहा है तो वह प्रथम क्षेत्र में। कच्चे माल किस क्षेत्र में आते हैं? प्रथम क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में उसका पुनः निर्माण किया जाता है। जैसे गन्ना का निर्माण किसमें किया जाता है? चीनी बनाने में, तो वह द्वितीय क्षेत्र में आता है। और उस चीनी को बेचा जाता है। उस चीनी को अगर बाजार में बेचा जाता है तो बेचने की क्रिया किस क्षेत्र में आएगी? तृतीय क्षेत्र में आएगी। सेवा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दिया हुआ है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है। जहां इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अवकाश के कोई प्रावधान नहीं पढ़ देते। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल की नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैधानिक अवकाश मिलता है। इन दोनों के में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है? देखिए, संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं? जो सरकार के रूल और नियमों को पालन करता हो, छुट्टी देता हो और उसका मतलब सिक्योर हो, सरकारी नौकरी की तरह हो, समझे ना, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। और जिसका सरकारी नौकरी नहीं हो उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, सरकारी नौकरी किसका है? ये नर्स वाला का सरकारी नौकरी टाइप का है, इसको छुट्टी उट्टी मिलता है। तो नर्स वाला हो जाएगा सीता नर्स सही थी, तो इसका क्या हो जाएगा? संगठित क्षेत्र। और अनीता क्या हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न है बच्चों, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले ही शामिल किया जाता है और बाद में शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर का। तो क्या हो जाती है? पहले ही शामिल की जाती है। उसके बाद है मनरेगा यानी कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? कब आया था? 2005 में आया था। पहले मॉडल पेपर में भी इससे रिलेटेड प्रश्न थे। और यह इसके तहत 100 दिनों की रोजगार का गारंटी देता है। अगर 100 दिनों का रोजगार आपको एक साल में नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? द्वितीय क्षेत्र में। देखिए, आपको चीनी और गन्ना वाला एग्जाम्पल दिए थे। तो क्या करता है? गन्ना को ले जा करके वो बनाता है और मतलब स्टोर करता है। तो स्टोर से क्या बनता है? चीनी को स्टोर अगर करेंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद आपका पॉलिटिकल से आपका क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? देश की एकता की सुरक्षा का उद्देश्य को बढ़ावा देना, ये सही है। क्षेत्रीय, उसके बाद क्या है? क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये भी सही है, ठीक ना। उसके बाद है विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होना। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था हमारे देश की है ना, तो इसमें राज्य स्तर पर भी है, देश स्तर पर भी है, पंचायत स्तर पर भी सरकार है, मुखिया है ना पंचायत स्तर पर। उसके बाद है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना देना, ये गलत बात है। ये संघीय शासन व्यवस्था की
संबंध में गलत कथन है, ठीक ना, असत्य कथन है। उसके बाद है 32 नंबर का, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की कितनी प्रतिशत है? ये डाटा आपको याद कर लेना है, पढ़िएगा फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी पढ़ना है आपको, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, कितना? 40%। देखिए उसके बाद है श्रीलंका में तमिल को राज्य भाषा कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। कब? 1960 में। ये डाटाबेस है, इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं है। उसके बाद है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर घ, कितनी? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा की दर्जा दी गई है। बहुत ही आसान प्रश्न था। उसके बाद दिया हुआ निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए भारतीय संघ में कौन आ जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है। अब नगर निगम में मेयर, ये सही है। ग्राम पंचायत में सरपंच और मुखिया, तो राज्य में राज्यपाल होना चाहिए भैया, राज्य में राज्यपाल होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 7 पार्टी एयरलाइंस सप्त दलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल में किया गया था। किस देश में? नेपाल में। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। उसके बाद है उसके बाद है बोलीविया किस महादेश में आता है? तो किस महादेश में आता है? यहाँ पे सिर्फ अमेरिका दिया हुआ है, दक्षिणी अमेरिका में। किस महादेश में आता है? दक्षिणी अमेरिका में आता है, ठीक ना। क्लियर है आप लोग? कितने महादेश हैं? कितने महादेश हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख लेना है, ठीक, लिख लेना है। उसके बाद जाइएगा वीडियो छोड़ के, ठीक। उसके बाद है बोलोविया के जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फेडे कोर ने। किसने? फेडे कोर ने किया था। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेता है जबकि दबाव समूह राजनीतिक मामलों पर चिंता नहीं करती है। बात सही है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होता है जबकि राजनीति तक ज्यादातर दायरा में फैला होता है। ये भी सही है। दबाव समूह सत्ता में आने का नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहता है। ये भी सही है। दबाव समूह और राजनीतिक दल की समान प्रकृति होती है। ये गलत है। देखिए दबाव समूह का अर्थ क्या होता है? जैसे पारा टीचर वाला, क्या है पारा टीचर वाला? कोई भी, जैसे आपका जाति का हो जाता होगा कोई भी समूह, आपका गांव का कोई भी समूह हो जाता होगा, कोई भी कर्मचारी सबका भी समूह होता है, वो सब क्या कहलाता है? दबाव समूह। और राजनीतिक दल का क्या होता है? ये सत्ता की प्राप्ति करना चाहता है, ये अपने फायदा के लिए देखता है, समझे ना। ये पूरे पूरे देश में फैला हुआ तो रहता है, वो पूरे राज्य में, और ये सीमित क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। तो घ इज राइट आंसर हो जाएगा। ये असत्य कथन है। 40 नंबर का देखिएगा, नेपाल के SPS 7 पार्टी एयरलाइंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राजा वीरेंद्र को। इसी प्रकार से आपके पूरे पांचों मॉडल पेपर को सॉल्व कर दिया जाएगा। इंग्लिश का भी पूरे 5, मैथ का भी पूरे 5, सामाजिक विज्ञान का भी पूरे 5, और हिंदी का बोलिएगा तो कर देंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं करेंगे, ठीक ना। और साइंस का तो करिए दिए हैं पूरे 5, साइंस का पूरा 5 सेट पड़ा हुआ है। सोल्यूशन आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।